हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22 की कि आखिरकार ये जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 है, मौलिक अधिकार है, व्हाट डज इट से, क्या कहता है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर आपका डिटेंशन होता है या आपको कोई अरेस्ट कर लेता है, उस रिगार्डिंग आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। काफ़ी सारे प्रोविज़न्स जो हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, तो वही सारे प्रोविज़न्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो बिना समय गवाए चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट कि उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस आर्टिकल में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद पता भी होंगी, नहीं भी पता होंगी, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ से पहली चीज़ जो आपको मिलेगी वो है जागरूकता। ठीक है, जागरूकता, आप अवेयर हो जाएंगे कि ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो यहाँ से आपको मिलने वाली है वो है भरपूर जानकारी। ठीक है, अब ये वीडियो किस किस के लिए लाभदायक है, देखिए। सबसे पहले जो भी एसएससी वगैरह या कोई भी स्टेट के जो लोअर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपीएससी वगैरह की भी अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी एसएससी वगैरह के भी अगर बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। तो टकटकी लगाकर देखिए, यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो कर दीजिए लाइक, ताकि इसको सबसे ज़्यादा रीच मिले और ये उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचे जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। तो चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाला आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 22 जो डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से। तो यहाँ पर ये आर्टिकल कहता है कि अगर एक पर्सन को अरेस्ट करा जाता है या डिटेन करा जाता है तो उसके पास काफ़ी सारे राइट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से राइट्स होते हैं वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर डिटेंशन को दो भागों में बांटा हुआ है। डिटेंशन दो प्रकार की होती है, अरेस्ट और डिटेंशन। कोई भी मान लीजिए इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिटेंशन जो है, अरेस्ट जो है, दो प्रकार का होता है। एक प्यूनिटिव डिटेंशन होती है और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है। जो प्यूनिटिव डिटेंशन होती है, यहाँ पर अगर कोई भी ऑफेंस आपके द्वारा कमिट करा गया है तो उसके ट्रायल के बाद और उसके कन्विक्शन के बाद जब कोर्ट आपको सज़ा वगैरह सुना देगा तो इसके तहत, प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत आपको सज़ा सुनाई जाती है और आपको पनिश करा जाता है। आपको नहीं, मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई भी उसने ऑफेंस वगैरह करा है, ठीक है, तो उसके ट्रायल के बाद और उसके कन्विक्शन के बाद उसको पनिश करा जाएगा। अगर वो पर्सन जो है पर्टिकुलरली क्या करता है कि उसने पास्ट में कोई भी ऑफेंस वगैरह करे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसको डिटेन कर लिया जाएगा, मगर यहाँ पर उसके पास्ट के ऑफेंस के लिए उसको पनिश नहीं करा जाएगा बिल्कुल भी। यहाँ पर उसको शक के आधार पर डिटेन करा जाएगा कि हो सकता है कि इसकी वजह से इसे डिटेन कर लें। अगर इसे डिटेन नहीं करा तो हो सकता है कि सोसाइटी में कोलाहल मच जाए या डिसहार्मनी क्रिएट हो जाए। ठीक है, या फिर इसका यहाँ पर है ना, जो पीपल है, सोसाइटी है, उसके इंटरेस्ट के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इसीलिए इस आधार पर यहाँ पर पर्सन को डिटेन करा जाता है विदाउट ट्रायल और विदाउट कन्विक्शन बाया कोर्ट। ठीक है, तो शक के आधार पर सिंपली यहाँ पर उसको डिटेन करा जाता है, उसको कैद में रखा जाता है ताकि उसके द्वारा कुछ भी ऐसी चीज़ कमिट ना करी ना जाए तो जिससे कि सोसाइटी में डिसहार्मनी क्रिएट हो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलते हैं आगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा देखिए। और ये जो आर्टिकल 22 है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट डील करता है ऑर्डिनरी लॉज से, ऑर्डिनरी लॉज जो केसेस रिलेटेड होते हैं ऑर्डिनरी लॉज से, और दूसरा डील करता है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड होते हैं केसेस से। ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ जैसे कि कोई भी अगर लॉ बनाया जाता है, जो अथॉरिटीज़ होती हैं जैसे कि एनफोर्समेंट अथॉरिटी वगैरह हो गई, तो उनके द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें होती हैं।
जैसे कि अगर आपने कोई काला धन जमा कर रखा है और उसका आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो यहाँ पर आपको डिटेन कर लिया जाएगा। डिटेन कर लिया जाएगा किसके द्वारा? एनफोर्समेंट डायरेक्ट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें डील होती हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यहाँ तो आपको शक के आधार पर रखा जा रहा है, डिटेन करा जा रहा है, तो यहाँ पर तो कोई ये सारी चीज़ें अप्लाई ही नहीं होंगी। तो यहाँ पर जब आप पहले पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर डिटेन होते हैं तो आपके पास कुछ राइट्स अवेलेबल होते हैं जिसके तहत आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे उस चीज़ की जानकारी चाहिए जिस बिहाफ पर आपने मुझे अरेस्ट करा है। तो वो सारी चीज़ें जिस अथॉरिटी ने आपको डिटेन करा है, आपको नहीं मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर्सन को अगर कोई भी अथॉरिटी डिटेन करती है तो वो पर्सन डिमांड कर सकता है उस अथॉरिटी से कि आई नीड टू नो ऑन विच ग्राउंड यू हैव अरेस्टेड मी और डिटेन्ड मी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो पर्टिकुलर पर्सन डिमांड कर सकता है। तो जो सेकंड राइट उस पर्सन के लिए अवेलेबल होगा वो ये कि वो अपना एक लीगल प्रैक्टिशनर बुला सकता है, हायर कर सकता है और उसके बाद अपने आप को डिफेंड करवा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो यहाँ पर डिफेंडेंट के लिए भी उसके पास राइट होगा अपने आप को डिफेंड करवाने के लिए। लाइक अगर कोई वकील वगैरह हायर कर लिया, लॉयर वगैरह हायर कर लिया तो वो उसके बिहाफ पर केस लड़ेगा, प्रूव करेगा, अगर कुछ गलत होगा तो उसे सिद्ध करेगा सही है, या फिर सही होगा तो उसे सिद्ध करेगा गलत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वकील हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो तीसरा राइट जो अवेलेबल होगा उस पर्टिकुलर पर्सन के पास वो ये कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट करने के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके सामने प्रस्तुत करा जाएगा, एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग जर्नी। अगर मानकर चलिए कोई भी आपको अपने ऑफेंस करा कोई भी पर्टिकुलरली एक स्टेट में, ठीक है, यानी मानकर चलिए आपने जो उस पर्सन ने जो ऑफेंस करा है वो यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश में वो ऑफेंस करा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अथॉरिटी ने कोई ऐसा लॉ बना रखा है जिसके तहत उसने वो जो क्राइम करा है वो क्राइम के अंडर आ रहा है, ठीक है, क्राइम के अंडर आ रहा है। तो उसके तहत अगर वो यूपी गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी उसको कन्याकुमारी यानी केरला में भी अगर पकड़ते हैं, केरला या तमिलनाडु में पकड़ते हैं, तिरुवनंतपुरम या फिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में भी पकड़ते हैं, तो यहाँ से पकड़ने के बाद उसे यूपी में लेकर जाया जाएगा। तो ये जो ट्रैवलिंग टाइम है ना, कन्याकुमारी से लेकर जो उत्तर प्रदेश तक ट्रैवल करने का, इसको एक्सक्लूड कर विद इन द 24 आवर्स जो अथॉरिटी है उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को वहां पर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, वो पर्टिकुलर पर्सन डिमांड रख सकता है कि उसको रिलीज कर दिया जाए जब तक मैजिस्ट्रेट नहीं कह देते ना कि इसको 24 आवर्स से ज़्यादा भी आपको डिटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्राइम सिद्ध हो गया, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसके पास ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है, अभी इतने एविडेंसेस नहीं है कि इसको प्रूव कर सकें कि हाँ ये दोषी है, सच में दोषी है, तो उसको क्या नाम है, डिटेन नहीं करा जाएगा, उसको रिहा कर दिया जाएगा, अक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैजिस्ट्रेट को ये पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है इस पर्सन ने ही करा है, तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देंगे कि हाँ भाई तुम 24 घंटे से ज़्यादा इसको डिटेन कर सकते हो। तो ये सारे ये जो राइट्स मैंने आपको बताए हैं अभी चारों के चारों, ये जो राइट्स हैं वो अगर कोई भी फॉरेनर होता है तो फॉरेनर यानी कोई भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल एजेंसी यानी बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनका अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंट यहाँ पर आ जाता है और वो इन सारी चीज़ों में फंस जाता है तो उसके पास ये राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ये खाली हमारे जो इंडिया के सिटीज़न हैं इन्हीं के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर दूसरा जो पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत उसको अरेस्ट करा गया तो उसके पास भी ये सारे राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स अलग हैं। क्योंकि सेकंड पार्ट डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से, फर्स्ट पार्ट डील करता है कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, जो कोई भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया जाता है सो दैट कि चीज़ों को एक तरीके से सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट कर रख सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा था कि जो डिटेंशन है वो खाली अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है उसमें आपको डिटेन करा जाता है, या कोई सिविल अरेस्ट है उसमें आपको अरेस्ट करा जाता है, कोई आपने इनकम टैक्स पे नहीं करा है उसमें आपको अरेस्ट करा जाता है, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर एजेंसी का एजेंट है या कोई भी एलियन है, यानी अगर कोई बंदा टूरिस्ट बनकर आया, उसने 10 दिन का वीज़ा बनवाया, उसके बाद उसने 1 महीने तक यहाँ पर रहा और उसको फिर हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उसके द्वारा डिटेन कर लिया गया कि आपने इतने दिन तक रह गए, अगर कुछ हो जाता तो हमें जवाब देना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगी। अगर कोई भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर अप्लाई होती हैं तो यहाँ पर होंगे
एक्ट ऑफ अ क्रिमिनल और क्वाजी क्रिमिनल नेचर और ऑफ अ सम एक्टिविटी जो पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं बिगाड़ दे। बिगाड़ने की मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक की जो हारमनी है उसमें एक तरीका डिस्ट्रप्शन लेकर आने की कोशिश करें, तो ये सारी चीज़ें यहीं पर अप्लाई होंगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी कंसल्टेड और डिफेंडेड और प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट और रिलीज, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो जो है दोनों ही के लिए अवेलेबल होगा, चाहे वो एलियन हो या फिर हो सिटीज़न। एलियन तो आप समझ गए, फॉरेनर कोई भी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि यहाँ पर जो डिटेंशन होगा वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा होना है तो जिस अथॉरिटी ने डिटेन करा है उसको एक पर्टिकुलर बोर्ड होगा, वहाँ से परमिशन लेनी होगी, तभी उस पर्सन को डिटेन करा जा सकता है 3 महीने से ज़्यादा उस अथॉरिटी के द्वारा। लाइक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पढ़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया, सॉरी नॉट पढ़ लिया, इट्स पकड़ लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हवाला के केस में या फिर कोई ब्लैक मनी के केस में, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जब पकड़ लेगी इनकम टैक्स ऑफिसर, अगर कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर अगर चाहते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा एक पर्टिकुलर पर्सन को, नॉट आपको, एक पर्टिकुलर पर्सन को रखा जाए, डिटेन कर रखा जाए, तो उनको एक बोर्ड से उस जहाँ पर डिटेन हुआ, जिस स्टेट में डिटेन हुआ है, वहाँ के जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के, उनसे परमिशन लेनी होगी कि हाँ हमें इस पर्टिकुलर पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अब दूसरा जो आता है कि उस पर्सन को ये चीज़ बतानी होगी कि किस ग्राउंड पर उसको अरेस्ट करा गया है। मगर अगर उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि अगर हमने ये ग्राउंड, ये पर्टिकुलर रीज़न उसे बता दिया कि किस बिहाफ पर उसे डिटेन करा गया है, तो हो सकता है कि पब्लिक में कोलाहल मच जाए, डिसहार्मनी क्रिएट हो जाए, तो उस अथॉरिटी के पास ये राइट भी होगा कि वो इस चीज़ को डिस्क्लोज ना करे, उसको ये रीज़न ना बताए, ठीक है। मगर यहाँ पर एक और राइट, एक और अपॉर्चुनिटी जो डिटेन्यू के पास होगी वो ये होगी कि उसके पास उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट, कि मैंने ये क्राइम नहीं करा है या मैं रिहा होना चाहता हूँ, मेरे राइट का ये उल्लंघन हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर पर्सन अगर इन चीज़ों के अंडर अरेस्ट या डिटेन करा जाता है। अब आर्टिकल 22 जो है वो पार्लियामेंट को भी कुछ पावर्स प्रोवाइड करता है, किस रिगार्डिंग, अगर कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस जिसके तहत एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया जाना है या फिर डिटेन करा जाना है, और वो कौन से केसेस होंगे जिनके तहत एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करा जाएगा, ठीक है, और या फिर वो कौन से केसेस होंगे जिस पर कि एक पर्टिकुलर पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा के लिए अरेस्ट करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगी? पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको बताया, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द पर्सन कैन बी डिटेन इन एनी क्लासेस ऑफ केसेस अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। अब यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन करा जा रहा है तो उसको एक बोर्ड से, एडवाइजरी जो बोर्ड है उससे परमिशन लेनी होगी। तो उस बोर्ड को कौन कौन सी चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है, कौन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए थे जिसमें से 3 लॉज हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि पहला है हमारा मीसा एक्ट 1971 जो आज रिपील हो चुका है, मतलब 1978 में इसे रिपील कर दिया गया था। अगली आती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो आज भी चल रही है, ठीक है, और आती है हमारी टाडा एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, इसको 1985 में बनाया गया था। तो इसके अंडर भी पीपल को डिटेन करा गया है और अरेस्ट करा गया है। तो यही सारे कुछ एक्ट्स हैं, और भी हैं, बाकी का मैं जो मतलब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें, सारी जो एक्ट हैं वो डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर जो आपको बतानी है मुझे, ठीक है, कि आज तक ये सारे जो मतलब कॉन्सेप्ट है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वर्ल्ड में वहाँ पर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बट हमारी ही कंट्री एक ऐसी है जहाँ पर ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर चलते हैं और इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अगर यूएसए की बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अननोन हैं, इनको पता ही नहीं कुछ भी, ठीक है। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में ये सारी चीज़ें थी, उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ये सारी चीज़ें यूज़ करी थी। और जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, इंडिया पर रूल कर रहे थे, ठीक है, ड्यूरिंग 16, 17 एंड 18 सेंचुरी, तो तब भी ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर प्रैक्टिस करी गई थी इंडियंस पर, ठीक है।
कि उनको शक के आधार पर ही डिटेन कर लेना, जैसे कि रॉलेट एक्ट आई थी 1919 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक है, और आज भी हम इन चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं और इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो ये थी वीडियो कंप्लीट आर्टिकल 22 के ऊपर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। यूट्यूब पर आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होना तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सो दैट कि आपको सारी चीज़ें इन हैंड प्रोवाइड की जा सकें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, आर्टिकल 23 के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।